Okay, so today we are starting the question that was asked in NEET PG 2021 September एग्ज़ाम। तो हम लोग बेसिकली वीडियो हिंदी में बनाने की कोशिश करेंगे सो दैट इंडियन व्यूअर्स को अच्छा लगे और हिंदी में भी जो वीडियो बनेगा वो उसके कारण से जो नॉलेज की जो डेप्थ है वो भी बढ़ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। सो 56 ईयर ओल्ड पेशेंट है, एडमिटेड हुआ है विथ रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन। यानी कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन की बात की हुई है और इस एपिसोड हर एक एपिसोड 3 से 5 मिनट तक लास्ट करती है। यानी कि हर एक एपिसोड 3 से लेकर 5 मिनट तक लास्ट करती है, यानी कि ये 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है। और दूसरी बात ये आप ये भी बोल रही है कि जो सबलिंगुअल नाइट्रेट्स लेने के बाद पेशेंट को पेन रिलीफ ही हुआ है और इस पेशेंट का जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ट्रोपाई नॉर्मल आ गया। ईसीजी में टी वेव फ्लैट था, ईसीजी में टी वेव फ्लैट था और वो आदमी ऑलरेडी स्टैटिन्स ले रहा था, एस्पिरिन ले रहा था, मेटफॉर्मिन ले रहा था और मिटोप्रोलोल ले रहा था। अब देखिए, तो ये क्वेश्चन में हमको ये जानना है कि ये पेशेंट को सबसे पहले चेस्ट पेन है, ठीक है, और वो चेस्ट पेन भी रिकरेंट आ रहा है, बार बार उसको हो रहा है। हर एक पेन 3 to 5 मिनट्स के दौरान हो रहा है। चूँकि ट्रोपाई नॉर्मल है, इस मीन्स ये एमआई तो नहीं है भैया, क्योंकि एमआई में अगर एमआई होता आइदर एमआई कैन बी एसटी एलिवेशन एमआई और इट कैन बी नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, ठीक है। सो एमआई है तो दो किस्म का हो सकता है, एक एसटीई एमआई और एक एनएसटीई एमआई। तो दोनों एमआई के एमआई अगर कहने के लिए तुमको एटलीस्ट ट्रोपाई तो एलिवेट होना चाहिए ना। तो ट्रोपाई एलिवेट नहीं है, इट मीन्स एमआई तो नहीं है भैया। अब हम लोग आ गए इसमें कि ये एंजाइना हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? एंजाइना हो सकता है। अब देखिए, एंजाइना में दो किस्म की एंजाइना होती है, एक स्टेबल एंजाइना, एक अनस्टेबल, और एक प्रिंज मेटल भी होता है, पर प्रिंज मेटल की हिस्ट्री इस तरीके से नहीं दी जाती, ठीक है ना। तो प्रिंज मेटल तो हो ही नहीं सकती। अब आ गया स्टेबल और अनस्टेबल। देखिए, स्टेबल एंजाइना होती है तो इसमें क्या बोल रही है कि पेशेंट को रिकरेंट एपिसोड्स बार बार आ रहा है। स्टेबल बार बार नहीं आते भैया, ठीक है। तो स्टेबल बार बार नहीं आते हैं, सो उस तरीके से भी लग रहा है कि स्टेबल तो नहीं है। ऊपर से एमआई अगर होता तो टी वेव फ्लैट नहीं होता भैया। देखो, टी वेव फ्लैट कहने का मतलब क्या है कि देखो, तो ये पी वेव है, ठीक है, ये क्यू आर एस और ये टी है, ऐसा टी होता है। अब देखिए, अगर एस टी एलिवेशन एमआई होता तो ये केस कुछ इस तरीके से इसका एसीजी रहता है, यानी कि टी का क्या होता है, एस टी एलिवेशन हो जाता है उसमें। ये जो एस टी से ये जे पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं जे पॉइंट। तो जे पॉइंट इस बेस लाइन से ऊपर चला जाता है एमआई में, बट ये एमआई नहीं है, इसीलिए ये टी वेव जो है इसमें इस तरीके से होगा। सो ये जिसमें टी वेव इस तरीके से, अगेन टी फ्लैट है व टी इन्वर्टेड है। इस क्वेश्चन ने ये बोलने चाहा है। सो एमआई तो नहीं, इतना श्योर हो गए। 3 to 5 मिनट्स के लिए पेशेंट को रिकरेंट एपिसोड्स आ रहे हैं, इट मीन्स ये अनस्टेबल भी नहीं। स्टेबल रहता तो 3 to 5 मिनट्स में होना और फिर रिकरेंट आना, वो भी नहीं है। सो हम लोग को तो ये लग रहा है कि ये केस अनस्टेबल एंजाइना का केस है, वो हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना। वो आदमी ऑलरेडी स्टैटिन्स ले रहा है, एस्पिरिन ले रहा है, मेटफॉर्मिन ले रहा है, मिटोप्रोलोल ले रहा है, यानी कि ऑलरेडी वो बीटा ब्लॉकर ले ही रहा है। मेटफॉर्मिन ले रहा है, डायबिटिक भी है, एस्पिरिन स्टैटिन्स ले रहा है, यानी कि ऑलरेडी उसने लिपिड लोडिंग एजेंट ले गया है। अब मान के चलिए, सो अनस्टेबल एंजाइना होता क्यों? अनस्टेबल एंजाइना होने का मेन कारण है आपको जो थ्रोम्बस होती है वेसल्स में, वो थ्रोम्बस, वो क्लॉट का वो क्लॉट, मानो कहीं पर प्लाक है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, ये प्लाक रप्चर हो गई और ये प्लाक रप्चर होने के बाद में यहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन थ्रोम्बस पूरा का पूरा वेसल्स ऑक्लूड नहीं किया और ये थ्रोम्बस से थोड़ा ब्लड क्लॉट सब डिसइंटीग्रेट होके बहुत छोटे छोटे वेसल्स में भी जाके ऐसे आई मीन कि जो हमारे कोरोनरी परफोरेटर्स होते हैं, कोरोनरी परफोरेटर्स, वो परफोरेटर्स में जाके ये जमा हो गए। इसी कारण से माइक्रो लेवल में देखा जाए तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि वो ट्रोपाई एलिवेटिव हो जाए। इसीलिए इसमें हमको ट्रोपाई नॉर्मल आएगा। और ये जो यहाँ पर जो क्लॉट बना है, वो क्लॉट आपको जो एंटी थ्रोम्बोलाइटिक मैकेनिज्म होती है उसका एक्टिवेशन के वजह से यहाँ का क्लॉट थोड़ा डिजॉल्व होके और छोटा छोटा वेसल्स को जाके ब्लॉक करता है। उस वेसल्स को हम लोग परफोरेटर्स कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि आपका नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या होगा। अब देखिए, ये पेशेंट ऑलरेडी एक बीटा ब्लॉकर में है ही ना भैया,
50 ml मिटोप्रोल ले ही रहा है, तो आपका जब भी आपको ये कोरोनरी ब्लॉक हो गया है, तो कोरोनरी ब्लॉक को खोलने का ये यहाँ पर फिर से ब्लड फ्लो होने लगे, आपका मेन एम वो होना चाहिए। तो बीटा ब्लॉकर दे के भैया आपको कोरोनरी फ्लो खुलेगा नहीं ना, क्योंकि ये तो यहाँ पर बेस्ट स्टेप पूछ रहा है। ये जस्ट एक नॉर्मल स्टेप बोलता था, आप इंक्रीज कर भी सकते थे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर इंक्रीज करेंगे तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन हो सकता है मायोकार्डियल ब्लड फ्लो भी और कम हो जाए और पेशेंट को और दिक्कत हो जाए। इसीलिए बीटा ब्लॉकर ऐड करना इज़ नॉट अ वेरी गुड टेक्निक, ठीक है। दूसरा बात, लो मोलिकुलर हेपारिन। हेपारिन क्या कर लेगी, ये क्लॉट को डिजोल्व करेगी, ठीक है, ये क्लॉट को डिजोल्व करेगी। हेपारिन एक थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी है, सो ये क्लॉट को डिजोल्व करेगी। तो ये एक हो सकता है, क्योंकि लो मोलिकुलर हेपारिन जैसे मतलब इनोक्सापारिन, इसका एग्जांपल हो गया आपको इनोक्सापारिन, तो ये हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको मेन प्रॉब्लम ही है कि क्लॉट को कैसे भी हमको हटाना है। और लो मोलिकुलर वेट हेपारिन देंगे तो वो ये लो मोलिकुलर हेपारिन करेगा क्या, ब्लड को और ज़्यादा क्लॉट नहीं होने देगा, ठीक है, और क्लॉटिंग को रोकेगा। नाइट्रोग्लिसरीन देंगे तो जस्ट ब्लड वेसल डायलेट होंगी। अब कोरोनरी वेसल्स डायलेट करके यहाँ पर हम चेस्ट पेन रिलीव कर सकते हैं, लेकिन पेन तो ऑलरेडी रिलीव हो ही रहा है भैया, और पेन रिकरेंट है, यानी कि यहाँ एक बार देखो कोई बेस्ट काम होगा नहीं, एक ही बार दो के करोगे क्या, इसीलिए ये भी इतना बेस्ट स्टेप नहीं है। अब आया क्लोपिडोग्रिल। यस, क्लोपिडोग्रिल आप दे सकते हैं, ठीक है ना, तो वो आदमी एस्प्रिन तो ले ही रहा था, अब आप एक्स्ट्रा में क्लोपिडोग्रिल ऐड कर देंगे। तो भैया एस्प्रिन दे रहा था, एस्प्रिन भी एंटीप्लेटलेट है, क्लोपिडोग्रिल भी एंटीप्लेटलेट ड्रग है, एस्प्रिन नहीं काम किया इजीली, इट मीन्स क्लोपिडोग्रिल भी दे के ज़्यादा फायदा हो जाएगा, वो भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर मेन क्या समझना है कि हमको कोरोनरी परफ्यूजन को इस्टेब्लिश करना है। अब क्लोपिडोग्रिल देंगे तो ये तो होगा कि थोड़ा क्लॉट कम बनेगा, लेकिन क्लोपिडोग्रिल खाने में और काम करने में थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। सो इसका आंसर होगा लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, दैट इज इनोक्सापारिन दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस फॉर्म में जल्दी काम भी करेगा, है ना, और ये परफ्यूजन को इस्टेब्लिश भी कर देगा, ठीक है ना। सो यही इसका बेस्ट आंसर होगा। ओके, ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।